हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए मात्र 20 दिन का समय बच रहा है। अब 20 दिन के अंदर आप लोग कैसे तैयारी करेंगे? जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनको तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि कैसे समझें, कैसे पढ़ें। तो देखिए, सारी दिक्कतें मैं यहाँ पे आपकी खत्म करने जा रहा हूँ। आपकी साइंस की सीरीज लेकर आया हूँ, वन शॉट सीरीज यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। एक एक लेक्चर डाला जाएगा। 1 फरवरी से लेकर आपके 14 फरवरी तक जितने आपके चैप्टर है सारे चैप्टर डल चुके होंगे और आप लोग आराम से अपने पेपर की तैयारी इससे कर सकते हैं। और एक एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा। आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो टेंशन मत लो। इतने में भी अगर तुम इन लेक्चरों को अच्छे से पढ़ लोगे 14 दिन, तो आपके ये समझ जाइए पेपर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपका बोर्ड का एग्जाम एकदम स्मूथली निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले समझ में आना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए, केमिकल रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस। नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, यानी कि हमारे पास में कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन से नए सब्सटेंस का बनना हमारा क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन बनती है तो उसमें दो चीज होती है। एक होता है हमारे पास में रिएक्टेंट और एक उसमें बनता है रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट वो सारे के सारे मटेरियल होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जैसे हम मान के चलिए हमने मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम हमारे पास एक एलिमेंट हो गया, प्लस हमने ऑक्सीजन लिया, एक मॉलिक्यूल हो गया। हमने जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो इसने जो हमें रिजल्ट दिया यहाँ पर वो दिया हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हमारा है वो क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है। और जो हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आया है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जैसे कार्बन को हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ में तो हमें यहाँ पर मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन इसके अंदर और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या है? हमारे रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या है? प्रोडक्ट है। तो यानी कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? अब केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हमारी ड्यूरिंग द रिएक्शन और या फिर आफ्टर द रिएक्शन हमारे कलर को क्या करती हैं? चेंज करती हैं। उन्हीं को हम कहते हैं चेंज इन कलर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक आयरन हमने लिया अपना, आयरन, और उसको रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ में। आयरन को किससे रिएक्ट कराया हमने? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है हमारा ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही वो रिएक्ट करता है तो वो बनाता है हमारा फेरस सल्फेट। क्या बनाता है हमारा? फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन निकालता है और साथ में कॉपर को अलग कर देता है। अब ये जो फेरस सल्फेट आप यहाँ पे देख रहे हैं तो वो हमारा कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का। तो देखिए हमारा क्या हुआ? रिएक्शन के दौरान ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया ये सॉल्यूशन? ब्राउन में। और ब्लू कलर हमारा धीरे 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 करके फेड होना शुरू हो जाता है। और हमारी जो आयरन होती है, आयरन यानी कि कील हमने यहाँ पर डाली हुई है कॉपर सल्फेट के अंदर, तो वो धीरे 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 ब्राउन होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? तो दूसरा जाता है यहाँ पर चेंज इन स्टेट। ठीक है ना? तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपनी ड्यूरिंग द रिएक्शन या आफ्टर द रिएक्शन अपनी स्टेट को चेंज करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस को मैंने ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराया और रिएक्ट कराया तो हमें मिला यहाँ पर H2O। अब देखिए, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन रिएक्शन कराने पर ये जो हमें मिल रहा है ये हमें लिक्विड मिल रहा है। तो हमारे पास क्या हो गई? गैसियस स्टेट से ये किसमें कन्वर्ट हो गई? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। अब ये ड्यूरिंग द रिएक्शन भी हो सकता है और आफ्टर द रिएक्शन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है? तीसरा हमारे पास में आता है चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा हमारे पास क्या आता है? चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपनी रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद में अपने टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज करती हैं या टेम्परेचर की मदद से ही ये अपने आप को चेंज कर पाती हैं। जैसे आप मानिए कि आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करा? हीट करना शुरू करा। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में इसमें से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। अब देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं एक अलग एग्जांपल समझाऊंगा, टेंशन की कोई बात है नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या करा? जैसे ही हीट करा तो इसने क्या दिया? एक तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड दिया और साथ में इसमें से क्या हुई? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई।
ठीक है ना। तो यानी कि इसने अपनी रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट को क्या करा, यहाँ पर रिलीज करा अपनी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका मतलब बहुत सारी हीट क्या हो रही है इसके अंदर से रिलीज हो रही है। तो इसने अपने टेम्परेचर को क्या कर लिया, यहाँ पर चेंज कर लिया। क्लियर है। चौथा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन या आफ्टर द रिएक्शन बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो गैस को रिलीज करती हैं अपने अंदर। ठीक है ना, क्या करती हैं, गैस को रिलीज करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो मेरे पास लेड नाइट्रेट है। क्या है मेरे पास में, लेड नाइट्रेट हमें दे रखा है। ठीक है ना, ये कैसी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको हमने क्या करा, हीट करा। तो जब इसको हीट करा जाएगा तो ये बनाएगा हमारे पास में लेड ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, सॉलिड होगा। प्लस और क्या बनाएगा हमारे पास में, साथ में बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्लस और क्या बनाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में दो तरह की गैस निकली। एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक हमारे पास में ऑक्सीजन निकली। तो दो गैस इसने क्या करी, ड्यूरिंग द रिएक्शन अपनी दो गैस यहाँ पे रिलीज करी। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, ये ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछ लिया जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो उस दौरान कौन सी फ्यूम यहाँ पर निकलती है, कौन से कलर की गैस रिलीज होती है। तो आप कहेंगे ब्राउन कलर की फ्यूम, यानी कि ब्राउन कलर की गैस निकलती है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अब अपने। तो देखो अब नेक्स्ट है हमारे पास में केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखो केमिकल इक्वेशन होता है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। जब इनको हम सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। कैसे, इसका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो। तो देखो इसको जरा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी बातें लिखनी है, इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास, जैसे हमें मान लीजिए हमें हाइड्रोजन लिखना है, तो हाइड्रोजन तो इसका वर्ड नेम हो गया, लेकिन इसको जब सिंबल में लिखेंगे तो इसको एच लिखेंगे। ठीक है ना। हमें ऑक्सीजन लिखना है, तो ऑक्सीजन तो इसका वर्ड नेम हो गया, लेकिन हम जब इसे सिंबल में लिखेंगे तो ओ लिखेंगे। इसी तरीके से हमें क्लोरीन लिखना है, तो क्लोरीन इसका वर्ड नेम हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे। तो ये जो सिंबल हम लगा रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी हर जगह पे अलग अलग हम देखेंगे। ठीक है ना। अभी मैं सारी इक्वेशन बनाऊंगा भी यहाँ पर, तो आपको दिक्कत की कोई बात है नहीं। अब केमिकल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होता है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक होता है हमारे पास में अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल है हमारे पास में नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, तो हम इसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये जब ही होगा जब नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया अपना कार्बन और उसको रिएक्ट कराया हमने, यहाँ कह सकते हैं कि बर्न किया हमने एयर की प्रेजेंस में, तो हमें मिला यहाँ से CO2। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट में हमारे पास कार्बन एक है और ऑक्सीजन हमारे पास दो है, राइट में भी हम देखेंगे तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, दो है। तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन कैसी है, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, कैसी इक्वेशन है हमारे पास में, बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए अब अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें, जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम ही ले लिया अपना, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। ठीक है ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो बर्न करने पर ये हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है, मैग्नीशियम तो एक है, यहाँ पर जो Mg हमें दे रखा है वो 1 है, और जो ऑक्सीजन हमें दिया है वो 2 है। लेकिन यहाँ पर मेरा मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी मेरा कितना है, एक ही है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम करेंगे बैलेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पर Mg तो एक है, ऑक्सीजन एक है राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में मेरे पास ऑक्सीजन दो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी Mg के आगे 2 लगा देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब अगर एक के यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास 2 हो गए, ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है। ठीक है ना, जब 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये भी 2 हो गए और जिसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये भी तो 2 2। तो अब हमारे पास में क्या हो गई, ये बैलेंस्ड हो गई। यानी कि हमारी बैलेंस इक्वेशन जब भी मानी जाएगी जब नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट के। क्लियर है। दूसरी हम बात करते हैं अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एटम
number of atoms in reactant does not equal to number of atoms in product। जब हमारे रिएक्टेंट के एटम और नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे तब हम इसे कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैग्नीशियम वाली अभी हमने जो रिएक्शन कराई थी वो बेस्ट है बिल्कुल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा MgO। अब यहाँ पर हमें पता ही लग रहा है कि Mg हमें पता लगे थे कि Mg एक है। ठीक है ना, Mg कितना एक है हमारे पास में, ऑक्सीजन हमारे पास में कितने मिल रहे, 2 मिल रहे थे। यहाँ पर Mg हमारे पास में कितना है, एक है, ऑक्सीजन भी हमारे पास कितना है, एक है। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो देखिए हमें पता लग रहा है यहाँ पर कि हमारे पास कैसी है, अनबैलेंस है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई थी। अब यहाँ पर लेफ्ट में मेरे पास में हाइड्रोजन 2 है, H कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें बनाता है H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है, ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन हमें पास 1 मिल रहा है। तो ये रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को, समझ में आ गई, समझ में आ गई अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की, कि हमारी कितनी टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज समझाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि टाइप किस तरीके से हमारी ये इक्वेशन हैपन होंगी। तो 1 मिनट रुकिए, आप होल्ड करिए जरा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक क्या होती है, या नाम से क्लियर रखेंगे, EX का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट क्या हो, बाहर की तरफ निकले, उस सारी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या लिखेंगे, इट इज द रिएक्शन in which heat is evolved or released outside is known as the exothermic reaction। अब कहोगे ये ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है सर, हमें तो पता नहीं है कि कौन सी रिएक्शन। तो देखिए रेस्पिरेशन हमारी जो होती है, रेस्पिरेशन में हमारी हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। क्या रेस्पिरेशन में कैसे निकलती है, तो देखो रेस्पिरेशन के दौरान हमारा क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ग्लूकोज टूटता है। ठीक है ना, हमारा ग्लूकोज क्या होता है, उसमें ब्रेक होता है हमारा रेस्पिरेशन के दौरान, और वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारे पास। जब कार्बन हमारा क्या होता है, बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, हमारा कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ में क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी जिसको हम लोग हीट कह सकते हैं, यहाँ पर हीट को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, तो ये होती है हमारी एक्सोथर्मिक। दूसरे टाइप की जो हमारी रिएक्शन होती है इसमें, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब ये एंडोथर्मिक क्या होता है, देखिए वर्ड से जितना अच्छा क्लियर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए EN का मतलब होता है एंटर, जिसमें अंदर की तरफ आए, यानी कि दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती कैसे, ये आपको पता होनी चाहिए। 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, इनकी प्रेजेंस में जब ये करता है तो हमें बनाता है C6H12O6, जो कि हमारा ग्लूकोज होता है, प्लस 6O2 जो कि हमारी ऑक्सीजन गैस निकलता है, और साथ में ये वाटर के कुछ मॉलिक्यूल को भी यहाँ पर क्या करता है, रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, या आप कह सकते हैं स्टीम की फॉर्म में। क्लियर है, तो ये आपकी रिएक्शन होती है। तो दोनों चीजें याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन अपने अंदर से हीट को बाहर निकालती हैं, और कुछ रिएक्शन हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, तब जाके रिएक्शन हैपन हो पाती हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए अब समझते हैं अपना केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनके टाइप के बारे में। ठीक है,
तो अब हमारी बात आ जाती है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए 5 प्रकार की हमारी जो है इक्वेशन होती है। पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी हमारी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी होती है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवी होती है हमारे पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? कौन से 5 टाइप होते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे देख ही लिया आपने। सबसे पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो combination reaction are those reactions in which two or more element or molecule combine together to form a single compound। यानी कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलने के बाद में जब किसी एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड को बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर C+O2, जब हमने कार्बन को क्या करा है यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला यहाँ पर CO2। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है हमारे पास में कार्बन एक यहाँ पर एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, दोनों को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट हमें मिला CO2 बस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने मैग्नीशियम को बनाया था कि मैग्नीशियम को जब हमने रिएक्ट कराया था किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें क्या दिया था इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। क्लियर है? क्या बनाया था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक कंपाउंड को बनाते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है ना? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल कंपाउंड ब्रेक इन मल्टीपल कंपाउंड। सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कितने में, मल्टीपल में, यानी कि एक से ज्यादा में, दो या दो से ज्यादा अपने कंपाउंड को बनाकर कंपाउंड भी बना सकता है और साथ में हो सकता है कि वो अपने कुछ एलिमेंट्स भी बनाए। तो दो या दो से ज्यादा बनाएगा। अब इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए 3 मेथड यहाँ पर हमारे पास में आएंगे। पहला होता है हमारे पास में थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना? थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है अपने किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने क्या करा, यहाँ पर हीट करा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करेंगे तो ये एक तो बनाएगा CaO प्लस में साथ में क्या बनाएगा, H2O यहाँ पर बनाएगा। क्लियर ना? एक तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को बनाएगा यहाँ पर। क्लियर है? दूसरा टाइप हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट हो उस एलिमेंट को या उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोलिटिक का डिप क्या हो जाएगा, जैसे वाटर है, अब वाटर को हमने क्या करा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट दिया। ठीक है ना? वाटर को हमने क्या करा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट दिया है, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने जैसे इसे इलेक्ट्रिक करंट कहा, यहाँ पर इसको देना शुरू करा, तो एक सेकंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देता हूँ, जगह कंफर्ट दिया ना हमारे पास। यहाँ ठीक है। तो जैसे ही दिया तो ये किस में ब्रेक होगा, एक तो हाइड्रोजन गैस में ब्रेक होगा। ठीक है ना? ये भी रिलीज हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होगा, ये भी हमारी रिलीज यहाँ से हो जाएगी। क्लियर है? तीसरा हमारा होता है फोटोलिटिक, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है, उस डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है? फोटोलिटिक कौन सी होती है, जिसमें सनलाइट की, जैसे हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही हम सनलाइट देंगे, यहाँ से सनलाइट, तो सनलाइट देने पर ये टूटेगा, एक तो सिल्वर के अंदर प्लस ब्रोमीन गैस के अंदर। ठीक है ना? सिल्वर के अंदर और ब्रोमीन गैस के अंदर। इसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड हमारा ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, एक तो सिल्वर में प्लस में क्लोरीन गैस के अंदर। ठीक है ना? और ये जो हमारे पास में यहाँ पर आई है, ये हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल करा जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है ना? किस में इस्तेमाल करा जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? दो टाइप आपको समझ में आ गए। अब तीसरे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाना, यानी कि जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस रिप्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट, लो रिएक्टिव एलिमेंट, जब हाई
रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव वाले को हटा देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास में है आयरन, आयरन को हमने रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ में, आयरन को किसके साथ रिएक्ट कराया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हमने यहाँ पर रिएक्ट कराया, ठीक है ना, एक्वस डाल लीजिएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से कॉपर क्या होता है लो रिएक्टिव होता है और आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद जाकर कॉपर की जगह पे लग जाएगा, FeSO4 प्लस Cu को अलग कर देगा। क्लियर है ना। तो इसने क्या करा, आयरन ने कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, तो हाई रिएक्टिव था, इस वजह से इसने कॉपर को इजीली यहाँ से हटा दिया और खुद जाकर इसकी जगह पर बैठ गया। ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है आप सभी लोगों को। चौथी बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए दोज रिएक्शन in which displacement take place by mutual exchange of ions, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज हो, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करें, एक्सचेंज करें अपनी जो भी इनकी एलिमेंट्स हैं, इनके आयंस के बेस पर। ऐसा ना हो कि ये किसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, बस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली बस एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करके अपनी रिएक्शन को हैपन कर रहे हैं। क्लियर है। तो एक रिएक्शन इसकी समझते हैं, जैसे हमारे पास में सोडियम सल्फेट है Na2SO4, हमने सोडियम सल्फेट लिया, ठीक है ना, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हमने क्या करा है, प्लस रिएक्ट कराया किसके साथ में, बैरियम क्लोराइड के साथ में, बैरियम क्लोराइड के साथ में। तो ये जो प्रोडक्ट हमें देता है यहाँ पर, वो देता है बैरियम सल्फेट प्लस में 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, क्या देता है, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि देखिए सोडियम पे भी 2 है और क्लोरीन पे भी 2 है, तो हमने इसका 2 आगे लगा दिया। अब यहाँ पर जो ये बैरियम सल्फेट हमारे पास बन के आया है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या बनाता है, एक व्हाइट पीपीटी बनाता है, क्या बनाता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता है। ठीक है ना, क्लियर है कि प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। तो देखिए प्रेसिपिटेट अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनाती है उसी को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। अब प्रेसिपिटेट होते क्या है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज द प्रेसिपिटेट। जो सॉल्यूशन में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनको सॉल्युबल नहीं किया जा सकता, जिसको घोला नहीं जा सकता, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पीपीटी कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। और जिसके दौरान ये रिएक्शन होती है तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कही जाती है। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसका अगला जो टाइप है हमारे पास में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगला हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीजन के केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर O2 का गेन हो रहा है, अगर O2 का गेन हो रहा है, या फिर लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन का लूज कर रहे हो तुम, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, खत्म हो रहा है या यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर है, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर बाई चांस मान लो, यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर देते हैं, बाई चांस मान लो आप कहते हो कि गेनिंग ऑफ, आपको गेन हो रहा है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको हाइड्रोजन का गेन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या कर रहे हो, लूज कर रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन को आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन कहोगे। क्या कहोगे, रिडक्शन रिएक्शन कहोगे। अगर ये दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर ये दोनों रिएक्शन एक साथ कंबाइन होकर होती हैं, तो ऐसी रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है ना, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है हमारे पास में, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर ऑक्सीजन का गेन कर रहे हो, किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो आप वहां पर कह सकते हो कि ये हमारी हो रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कहीं पर अगर ऑक्सीजन का लूज हो रहा है तो आप कह सकते हैं वहां पर आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन इन दो कंडीशन में, यानी कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन दिखे या लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन दिखे, कोई भी एक कंडीशन दिखनी चाहिए, तभी जाके आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कह सकते हो। अब अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बनाए तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में है यहाँ पर कॉपर, और उसको मैंने क्या करा,
पानी में रखा, ठीक है ना, या पानी इसके ऊपर डाल दिया, कैसे भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये बना रखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर के पास में कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते कॉपर के पास क्या आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, यहाँ पर गेन कर लिया। गेन करा तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वाटर के पास में पहले तो यहाँ पर क्या था, और एक ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हाइड्रोजन के पास अब कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रिडक्शन कहेंगे। और ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिडॉक्स रिएक्शन पड़ गया, ठीक है ना, क्या पड़ गया, रिडॉक्स रिएक्शन पड़ गया। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, बस अब इसकी एप्लीकेशन रह गई है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको और समझ लेते हैं, फिर अपने चैप्टर को करते हैं खत्म। तो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या है यहाँ पर, तो दो एप्लीकेशन पर बेसिकली हम बात करेंगे। पहला है हमारा कोरोजन और दूसरा है हमारे पास में रेंसिडिटी, ठीक है ना। पहला हमारा क्या है, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस by which the surface of metal is eaten up gradually in the contact of moisture, water, acid, एक्सेट्रा। यानी कि जब भी हमारी कोई भी मेटल पानी के, एसिड के या वाटर के कांटेक्ट में आने पर अपने आप को चेंज करती है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कह देते हैं, कोरोजन हम लोग कह देते हैं। इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि आप एक नेल को ले लो, यानी कि आयरन को आपने लिया, उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप डाल दो, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने पर आयरन पे क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी, जिसे आप रस्टिंग भी कहते हैं। ऐसा आप लोग अपने घर में आसपास में चीजों में देखते भी हैं। अब मैं इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले हमें प्रिवेंशन को समझ लेना चाहिए। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पहला बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग, बाय अप्लाइंग ग्रीस, तो आप ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, बाय ऑयलिंग, हम ऑयल लगा दें। तीसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत को लगाना, हमारा क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। यानी कि एक के, मान लो ये मेरी मेटल है, अब इस मेटल के ऊपर मैंने क्या करा, एक लेयर लगा दी कुछ इस तरीके से, एक और लेयर लगा दी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन कहेंगे, ठीक है ना। एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को लगाना हमारा गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगी, इसकी प्रिवेंशन हो जाएंगी। बाकी आप पेंट भी कर सकते हैं, इसको पेंट से भी बचा सकते हैं, बाय यूजिंग पेंट। आप पेंट कर देंगे तब भी इसका, आपकी ये जो कोरोजन है ये नहीं होगा। अब रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी में आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इन अ बैड टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है ना। जब बैड टेस्ट और बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है खाने के अंदर से, तो उसको हम कह देते हैं रेंसिडिटी, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रेंसिडिटी। और इसमें बैड स्मेल आना, इसका रेंसिड हो जाता है, ठीक है ना। अब इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, खाने को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो पहला तरीका है रेफ्रिजरेटर, कि अपने खाने को उठाकर इसमें रख देंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे। दूसरा तरीका है हमारा एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, कि आप अपने बर्तन ऐसे लो कि जिसके अंदर हवा भी पास ना हो पाए, ठीक है ना। तीसरा है टू फिल नाइट्रोजन गैस, टू फिल नाइट्रोजन गैस, आप नाइट्रोजन गैस को भर दीजिए, उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से बचा सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ तरीके थे जिससे हम अपने खाने को, यानी कि रेंसिडिटी की जो प्रोसेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें कमेंट आप करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे अभी भी दिक्कत आई, कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको समझ में नहीं आया।
वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आधे एक घंटे की वीडियो है। आधे एक घंटे में अगर आपको ये समझ में आ जाता है पूरा चैप्टर तो क्या बुराई है इसके अंदर, ठीक है ना। आप इसे एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रही 2-3 बार इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको सारी थ्योरी थ्योरी करा दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। जैसे ही हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास टाइम बचेगा, यानी कि 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, क्योंकि आपका 20-21 तारीख का आपका एग्जाम है। तो ये जो बीच में दिन बचेंगे हमारे पास में 4-5 दिन बचेंगे, इसके अंदर मैं आपको जो भी खास न्यूमेरिकल होंगे वो सब न्यूमेरिकल यहाँ पर करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त यारों में भी भेज दीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।